हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो आपका फिर से एक बार स्वागत है न्यूटन फिजिक्स के इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम अब तक सेल चैप्टर के आधे चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम लोग बात करेंगे वो अपना टॉपिक होगा गोल्जी बॉडी। ठीक है, जो गोल्जी बॉडी पे बात करेंगे कि गोल्जी बॉडी होता क्या है, कहाँ पाया जाएगा, कौन से सेल में काम क्या है, ये सब बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे अपना इस लेक्चर में। क्लियर है क्या? तो आइए देखते हैं कि गोल्जी बॉडी होता कहाँ पे है, पाया कहाँ जाता है। चलिए, तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक सेल है, और इस सेल में जो आप देख पा रहे होंगे, ये सेल में आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गोल्जी एपेरेटस। क्या बोलेंगे बच्चे लोग इसको? हम लोग गोल्जी एपेरेटस। कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहले तो ये देखिए, ये न्यूक्लियस के आसपास रहता है। कहाँ पे रहता है? ये न्यूक्लियस के पास पास। ये जो न्यूक्लियस के आसपास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गोल्जी बॉडी बोल देंगे। क्लियर? तो ये गोल्जी बॉडी है अपना, ये जो देख पा रहे हैं ये अपना गोल्जी बॉडी है। क्लियर? ये गोल्जी बॉडी के नाम से फेमस है, गोल्जी बॉडी कहेंगे। और आगे देखते हैं इसमें कि और कहाँ है गोल्जी बॉडी, एनिमल सेल में कहाँ है गोल्जी बॉडी। तो एनिमल सेल में अगर देखें हम, तो ये देखिए इधर, ये आपके पास आया एनिमल सेल। एनिमल सेल आप सब गोल्जी बॉडी को ढूंढने के लिए सबसे पहले आप न्यूक्लियस ढूंढिए। न्यूक्लियस अगर आपको मिल जाता है तो न्यूक्लियस के आसपास ही आपको क्या दिखाई देगा? गोल्जी बॉडी दिखाई देगा। क्लियर? आपको न्यूक्लियस के आसपास ही क्या दिखाई देगा? गोल्जी बॉडी दिखाई देगा। जैसे यहाँ देखिए आप, ये आपका एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के आसपास आपको एक यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको क्या नाम देंगे हम लोग? गोल्जी बॉडी नाम देंगे। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है आपका? गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस। इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपको दोनों सेल में दिखाया, प्लांट सेल में भी होता है ये आपका, एनिमल सेल में भी होता है। ये स्ट्रक्चर को गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बहुत सारे नाम है इसके। आइए एक बार देखते हैं कि नाम क्या क्या है इसका। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो एनसीईआरटी में हेडिंग लिया है उसने, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसी का दूसरा नाम होता है गोल्जी बॉडी। चाहे गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलो, चाहे गोल्जी बॉडी बोलो, चाहे गोल्जी एपेरेटस बोलो, गोल्जी एपेरेटस बोल दो, जो दिल करे सो बोलो, पर बोलो ये गोल्जी एपेरेटस बोल दो। उसके बाद इसको और एक नाम देते हैं हम लोग, डिक्टोसोम। डिक्टोसोम, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम नाम देंगे इसको। एक बार रुक जाइए, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर लूं। ये अपने पास जो है ये कहलाएगा आपका डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम, ये अपने पास है डिक्टियोसोम। क्लियर? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपेरेटस और डिक्टोसोम। क्लियर है क्या? ये सब एक ही के नाम है, चाहे गोल्जी बॉडी बोलिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलिए, गोल्जी बॉडी बोलिए, गोल्जी एपेरेटस बोलिए, और डिक्टोसोम बोल दीजिए। ये सब, ये जो डिक्टोसोम टर्म यूज करेंगे जब हम प्लांट में जो आप इसको देखेंगे गोल्जी बॉडी को, उसके टर्म यूज करेंगे डिक्टियोसोम। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस के आसपास होता है, और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों जगह पाया जाता है। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि ये कैसा होता है और एनसीईआरटी से कैसा दिया है इसका फिगर। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे हम लोग। ये अपना जो फिगर देख रहे हैं ये अपने पास है गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस। चलिए इस फिगर से पहले समझते हैं कि गोल्जी एपेरेटस होता क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई सेल है, मान लेते हैं ये अगर कोई सेल है, तो इसके न्यूक्लियस के पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडी। ठीक है, कहाँ पे होगा? ये न्यूक्लियस के पास होगा। देखिए, तो न्यूक्लियस के पास देख रहे हैं तो एक स्ट्रक्चर देखिए, ये इस तरह से, कुछ इस तरह से है ये, फिर दूसरा वाला ये कुछ इस तरह से आपको देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, ये गोल्जी बॉडी है। अब देखिए यहाँ पे ना इसके दो फेसेस है, एक फेस को ना ट्रांस फेस बोलते हैं, एक फेस को हम लोग सिस फेस बोलते हैं। ये जो फेस देख रहे हैं, मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, ये सिस फेस, इस फेस को सिस बोल रहे हैं, तो ये फेस क्या कहलाएगा? इसका ट्रांस कहलाएगा। और ये जो इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये जो दिख रहा है, ये क्या कहलाता है? ये सिस्टर्नी कहलाता है। और सिस्टर्नी आपका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है किसका? हमारे गोल्जी बॉडी का। तो गोल्जी बॉडी का ये जो देख पा रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर ये उभरा हुआ, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? सिस्टर्नी बोल देंगे। और ये जो देख रहे हैं ये आपके पास वेसिकल है, वेसिकल है। ठीक है, क्लियर? तो वेसिकल है। अब ये देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसको गोल्जी बॉडी क्यों कहते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं।
इस तरह की बातें क्यों कहते हैं, इसके लिए ये टर्म यूज क्यों करते हैं, उसकी बात करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि पहला टॉपिक जो है गोल्जी बॉडी, उसके बाद आगे हम देखेंगे। चलिए, ये हेडिंग लगाया मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो ये जानिए कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का नाम क्या क्या है। इस बच्चे का नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी। कौन सा बॉडी? गोल्जी बॉडी। फिर उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी एपेरेटस। ठीक है, ये सारा नाम। फिर लास्ट में मैंने एक नाम और बताया था जिसका नाम है डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम कहने का मतलब क्या, अगर प्लांट सेल में अगर ये आपके पास गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तो उसको हम लोग डिक्टियोसोम नाम दे देंगे। क्लियर है क्या? चलिए, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। डिक्टियोसोम नाम दे देंगे। तो गोल्जी बॉडी, सबसे पहले हम ये जाने कि गोल्जी बॉडी इसका नाम क्यों पड़ा। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कैमिलो गोल्जी नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले ना इसको देखा था। कौन देखा था? कैमिलो गोल्जी नाम का एक साइंटिस्ट है जिसने क्या देखा एक सेल में कि कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका नाम रखा गया, उसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपेरेटस नाम रख दिया। क्लियर? चलिए, कैमिलो गोल्गी ने देखा था और कैमिलो गोल्गी ने 1898 में देखा था। सबसे पहले तो हम लोग सब ऑब्जर्व कर, किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम था ये कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम से गोल्जी गोल्जी नाम पता चला गया। कब किया था? देखा था 1898 में। ठीक है, 1898। अब ये क्या देखता है और क्या सुनता है उसकी बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि क्या देखा और क्या सुना और क्या बात बोला इसने। तो सबसे पहले जो फर्स्टली ऑब्जर्व किया वो कौन था? हमारा कैमिलो गोल्जी, जो कि हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, साइंटिस्ट का नाम है। इसने फर्स्ट टाइम 1898 में इसको ऑब्जर्व किया और नाम क्या रख दिया इसका? कैमिलो गोल्जी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपेरेटस या डिक्टोसोम, ये सब नाम इसी के हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो मैंने अभी एनसीईआरटी का फिगर दिखा के लाया हूं मैं आपको। कुछ इस तरह का फिगर था अपने पास, कुछ इस तरह का। अभी आपको याद होगा तो कुछ इस तरह का फिगर हम लोग देख करके आए हैं। जैसे एनसीईआरटी में भी जस्ट हम लोग देख करके आए इस तरह का फिगर। ये जो अपने पास क्या है, न्यूक्लियस के पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्जी बॉडी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? गोल्जी बॉडी। अब देखिए, ये दोनों जो फेस है ना, ये जो फेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। और एग्जाम में आपको मैच द कॉलम में आता है कि सिस्टर्नी लिख देगा, आगे सामने आपके गोल्जी बॉडी लिखेगा, जो आपको सही मैच करना है। तो ये सिस्टर्नी हमें कहाँ देखने को मिलेगा? हमें गोल्जी बॉडी में ये चीज हमें देखने को मिल जाएगा, जो आप मैचिंग द कॉलम में आपके पास एग्जाम में देखने को मिलता है। क्लियर? अब देखिए, इसमें दो फेसेस है। एक तो ये वाला फेस जिसको सिस फेस बोल रहे हैं, और दूसरे को ये वाला फेस जिसको ट्रांस फेस बोल रहे हैं। सिस फेस और ट्रांस फेस की बात करेंगे। चलिए, तो ये अब गोल्जी बॉडी हो गया। दूसरी बात क्या करें इसके बारे में कि इसके काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, क्या काम करते हैं ये गोल्जी बॉडी। अगर मैं एक लाइन से आपको बताने की, समझाने की कोशिश करूंगी फंक्शन क्या है इसका। फंक्शन, सबसे पहले ना ये चीजों को पैक करते हैं। अगर आपके सेल में कोई चीजें बिखरा पड़ा है ना, उसको एक जगह करके पैकिंग कर देगा। तो पहला काम क्या होता है? पैकिंग ऑफ मटेरियल्स। पहला काम है इसका पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। कौन सा रियल? मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, दूसरा काम क्या हो जाएगा अपने पास? दूसरा काम है सिक्रीशन। सिक्रीशन, ठीक है, क्या सिक्रीशन? देखिए, दूसरा काम क्या है? सिक्रीशन। और तीसरा काम, ठीक है, तीसरा काम इसका क्या हो जाता है? तीसरा काम आप अगर हम देखें तो एक्रोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पर्म के हेड पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके फॉर्मेशन में हेल्प कौन करेगा? आपका गोल्जी बॉडी हेल्प कर देगा। एक्रोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा ये, हेल्प इन एक्रोसोम फॉर्मेशन। क्लियर? चौथा, अगर हम बात करें इसके बारे में कि और इसके क्या काम हो सकते हैं, तो आप लोग चलिए, तो ये हमने कितने काम बताए आपको? स्क्रीन पे आ रहा हूं मैं? नहीं आ रहा हूं, फ्रेम से बाहर, आगे आप फ्रेम में, आगे। चलो, तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, दूसरा सिक्रीशन, और तीसरा क्या है? एक्रोसोम फॉर्मेशन। और चौथा बोले तो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी
हमारा हेल्प कर देगा कौन, ये अपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में हमें याद क्या क्या रखना है कि ये न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है और इसको खोजने वाले साइंटिस्ट थे कैमिलो गोल्जी, जो पहली बार इसको ऑब्जर्व किए थे 1898 में। ठीक है, इसके दो फेस है, एक सिस फेस एक ट्रांस फेस। ठीक है, तो ये फेसेस की बात भी हो गई। और इसका फंक्शन क्या है कि पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, चीजों को क्या करेगा, ये पैक कर देगा। जब चीजों को पैक कर देगा तो ये, इसलिए इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं कि पैकेजिंग का काम करता है। दूसरा, लाइसोसोम को बनाने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, ये गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों कलेक्टिवली काम करता है लाइसोसोम के फॉर्मेशन में। ठीक है, गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कलेक्टिवली काम करेगा लाइसोसोम को फॉर्म करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि एनसीईआरटी क्या कह रही है गोल्जी बॉडी के बारे में। ठीक है, तो आइए, यही वाला फिगर जो मैंने वहां पे बनाया था, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फेस देख रहे हैं, इस फेस को हम लोग बोलते हैं सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सिस्टर्नी। क्लियर, सिस्टर्नी। चलिए, सिस्टर्नी। अब देखते हैं लिखा क्या है। ये है गोल्जी एपेरेटस, जिसको हमने क्या नाम दिया, गोल्जी बॉडी भी नाम दिया, गोल्जी बॉडी भी नाम दिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नाम दिया। गोल्जी एपेरेटस तो उसने लिख ही रखा है, फिर नाम दिया मैंने डिक्टोसोम, डिक्टियोसोम, ये नाम दिया हम लोगों ने इसके बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में इतना सारा नाम दिया। क्लियर, चलिए अब आते हैं, देखते हैं लिखा है पहला लाइन कि कैमिलो गोल्जी 1898 फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टेंट रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। मैंने पहले ही कहा था ये कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस के आसपास आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, दीज वेयर लेटर नेम्ड गोल्जी बॉडी, फिर बाद में इसका क्या नाम दिया गया, गोल्जी बॉडी। आफ्टर हिम दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट, ये जो आपका गोल्जी बॉडी है इसमें मेनी फ्लैट डिस्क शेप शैक या सिस्टर्नी, जिसका माइक्रोमीटर डायमीटर कितना होता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपको याद रखना होगा। इसका जो माइक्रोमीटर डायमीटर है कितना हो जाएगा, 0.5 माइक्रोमीटर। अगर हम माइक्रो की बात करें कि माइक्रो का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोमीटर बोलते हैं। क्लियर है क्या, चलिए, तो इतना मीटर होगा डायमीटर में। दीज आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, वेरिड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर present in the Golgi complex. The Golgi cisternae are concentrically arranged in near the nucleus with the distinct concave. Concave जो concave side होगा उसको cis बोलेंगे और convex को क्या बोलेंगे हम लोग, convex को trans बोल देंगे। देखिए दो साइड है, एक साइड जो कि concave है, concave को trans बोल देंगे और convex को क्या बोल देंगे हम लोग, cis बोल देंगे। इसको cis साइड बोल देंगे, इसको trans बोल देंगे, मैचुरेशन साइड बोल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब क्या लिखा है यहाँ पे इसके बारे में। तो इसके बारे में लिखा है यहाँ पे फेस एंड कॉनकेव ट्रांस या द मैचुरेटिंग फेस लिखा है। द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट। सिस और ट्रांस फेस पूरी तरह से क्या है, इसमें डिफरेंस है, बट इंटरकनेक्टेड, फिर भी ये क्या है, आपस में जुड़े हैं। लिखा है द गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पहला काम मैंने क्या बताया था, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, ये ख्याल रखेंगे, ये चीजों को पैक करेगा। दूसरा, टू डिलीवरी द आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट या सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। अगर कोई चीज को सेल से बाहर या कहीं और भेजना है तो उसका काम पैकेजिंग कौन कर देगा, आपका गोल्जी बॉडी। मटेरियल इज टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। किस फॉर्म में पैक्ड होगा, ये वेसिकल के फॉर्म में पैक्ड हो जाएगा फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज। दिस एक्सप्लेन व्हाई द गोल्जी एपरेटस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, चीजों को ट्रांसफर करने का काम कर रहा है और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी करता है। अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर मॉडिफाइड the cisternae of Golgi apparatus before they are released from the trans phase. Golgi apparatus is the important site for formation of glycoprotein and glycolipids. ये दोनों बातें याद रखेंगे कि ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट साइट है। कौन सा, गोल्जी बॉडी एक इंपॉर्टेंट साइट हो जाता है आपके, किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड
ग्लाइकोलिपिड्स के लिए। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करेंगे अपना राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है और ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको। देखिए राइबोसोम पे बात करने से पहले ये आपके पास राइबोसोम यहाँ पे, चलिए पहले हम लोग राइबोसोम को समझ लेते हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे राइबोसोम होता क्या है। एक बार मैं इसको इरेज मार देता हूँ क्लियर। चलिए तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइबोसोम। क्या है बच्चे लोगों? राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो कि हर सेल में मौजूद है, चाहे वो प्लांट सेल हो आपका, चाहे वो आपका बैक्टीरियल सेल हो, चाहे वो आपका एनिमल सेल हो। कोई भी सेल हो उस सेल में हमें क्या देखने को मिलेगा? एक स्ट्रक्चर जिसका नाम क्या है? राइबोसोम। अगर मान लेते हैं ये आपका कोई सेल है, ये कहाँ हो रहा है, ये मान लेते हैं ये कोई सेल है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और इसके कुछ सेलों में भी मिलने को मिलेगा, मतलब सेल के ऑर्गेनल के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर भी मिल जाएगा। देखिए राइबोसोम क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये जानिए कि ये नॉन मेम्ब्रेनस है। कैसा है बच्चे लोगों? नॉन मेम्ब्रेनस, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगा। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो एक सवाल तो यही खुद बन जाता है कि ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका ये नॉन मेम्ब्रेनस है, इसके पास खुद का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है, मेम्ब्रेन से कोई बाउंड नहीं है। दूसरी बात, ये सबसे क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। ये क्या है बच्चे लोगों? ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है आपका। आगे बात करें, देखिए ये स्मॉलेस्ट है और ना ये यूनिवर्सल भी है। यूनिवर्सल क्यों कह रहा हूं मैं इसको? क्योंकि ये हर सेल में पाया जाएगा, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ऑर्गेनल के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ऑर्गेनल, ठीक है, यूनिवर्सल ऑर्गेनल के नाम से भी जान लेंगे। आगे हम देखें तो ये ना जो राइबोसोम है, ये इसको हम लोग नाम देते हैं ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल्स। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग? ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स विद इन ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल्स। क्या मतलब हुआ इसका कि देखिए जैसे ना ये तो खुद में ही एक ऑर्गेनल है, क्या है ये आपका? खुद में ही ऑर्गेनल है, पर ये ना दूसरे ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है। एक तो खुदे ऑर्गेनल है, उसके बाद दूसरे ऑर्गेनल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है बच्चे लोग आपके पास? माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर भी आप देखो ये है। एक तो ये ऑर्गेनल, ये खुदे ऑर्गेनल है और इसके अंदर भी ऑर्गेनल है, वो कौन है आपके पास? राइबोसोम, ये दूसरा ऑर्गेनल। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि भाई ऑर्गेनल के अंदर भी ऑर्गेनल है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गेनल इज इन ऑर्गेनल। क्लियर? तो ये बात भी हम लोग ख्याल रखेंगे। अब देखेंगे हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे राइबोसोम के कि राइबोसोम का टाइप क्या है, ठीक है, राइबोसोम का टाइप क्या है, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पे हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ राइबोसोम पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दूसरी बात कि ये जो राइबोसोम का जो काम है वो है प्रोटीन सिंथेसिस करना। देखिए राइबोसोम का काम क्या होता है, फंक्शन देखे तो इसका काम है एक सेल में जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम होता है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। इसीलिए इसको हम लोग प्यार से प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसीलिए नाम दे देते हैं हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री। कौन सा फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री। अब ये हमारे एक प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करेगा। कौन सा? ये हमारा जो सेल ऑर्गेनल ये प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम करेगा। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे अपने और टाइप देखेंगे कि राइबोसोम के टाइप कितने हैं और कौन से टाइप कहाँ पे देखने को मिल जाता है हमें, इसी पे हम लोग करेंगे डिस्कस। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है टाइप्स ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम। अब देखेंगे हम लोग राइबोसोम टाइप, राइबोसोम टाइप, राइबोसोम टाइप, टाइप। ये हमारे पास हुआ राइबोसोम टाइप, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह के होंगे, एक को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम,
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का मतलब ऐसे राइबोसोम जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं उसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं बच्चे। और ऐसा राइबोसोम जो यूकैरियोट में पाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम, राइबोसोम एक होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा था यूकैरियोटिक राइबोसोम। अब जो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है ये इसका जो टाइप है वो है 70S। कौन सा एस बच्चे लोगों? 70S। और जो आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम है वो होता है आपके पास 80S। दो तरह के राइबोसोम होते हैं, एक होते हैं 70S जो कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में हमें क्या देखने को मिलेगा? 80S। अब अगर देखें ना ये जो 70S है ये हमारे प्रोकैरियोट्स मतलब बैक्टीरिया वगैरह में देखने को मिलेगा। अगर इसको देखें तो ये फर्दर दो यूनिट से मिलकर बना है। एक को बोलते हैं हम लोग स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, और दूसरे को बोलेंगे हम लोग लार्जर सब यूनिट। क्या बोलेंगे बच्चे लोगों इसको? हम लार्जर सब यूनिट, सब यूनिट। अब देखो जो स्मॉलर सब यूनिट है वो बना होता है 50S से, 50S का, और सॉरी ये स्मॉलर है तो ये लार्जर लिख दिया मैंने यहाँ पे। स्मॉलर के लिए आपको ध्यान रखना होगा 30S से बना होता है ये स्मॉलर 30S, और लार्जर सब यूनिट बना होता है आपका 50S। क्लियर? तो 30S और 50S। आगे आगे देख सुनिए गौर फरमाइए इधर 80S में ये हमारा यूकैरियोटिक राइबोसोम है और ये भी दो यूनिट से बना होता है। एक को बोलते हैं हम लोग स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा आपके पास होता है लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। स्मॉलर सब यूनिट यहाँ बड़ा होगा 40S का और लार्जर सब यूनिट बना होगा यहाँ पे 60S का। गलती से भी आप लोग जोड़ मत दीजिएगा कि 70 को 40 और 30 में तोड़, ऐसा कुछ नहीं है, जोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये नाम है बस, अब ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे जो S है वह स्वैडबर्ग यूनिट को दर्शाता है, स्वैडबर्ग यूनिट, यानी कि स्वैडबर्ग यूनिट को दर्शाएगा कौन? आपका ये जो S दर्शा रहा है ये स्वैडबर्ग यूनिट को दर्शा रहा है। चलिए अगर मैं यहाँ देखूं कि मान लेते हैं ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये आपके पास लार्जर सब यूनिट, मतलब ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉलर है और ये आपके पास लार्जर है, ये स्मॉलर और ये लार्जर। अब देखिए ये स्मॉलर और लार्जर को जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयन रोल प्ले करता है, तो ये बात आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कौन सा आयन आता है? तो मैं कहता हूं आप यहाँ पे 7 स्टार लगा लीजिए कि मैग्नीशियम आयन ही है जो किस क्या कर रहा है, आपके स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, आपस में जोड़ रहा है। मैं बार बार फ्रेम से बाहर हो जा रहा हूं, पता नहीं क्या है। चलिए आ जाइए। तो कहने का मतलब क्या है कि स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा बच्चे लोगों? मैग्नीशियम आयन करेगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका प्रोकैरियोट्स के बारे में, सॉरी राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं और यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक वो जो प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक वो जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर इसको इसके में फर्दर यूनिट्स सब यूनिट्स होते हैं, मतलब अगर हम राइबोस 70S को तोड़े तो वो दो पार्ट में टूटेगा, एक 30S और एक दूसरा 50S। जो 30S होगा उसको स्मॉलर सब यूनिट कहेंगे और जो लार्जर होगा उसको हम लोग 50S कहेंगे। उसी तरह से अगर हम 80S को तोड़े तो वो भी दो यूनिट में टूटेगा, एक स्मॉलर और एक लार्जर। स्मॉलर में कौन हो जाएगा अपने पास? स्मॉलर में 40S और लार्जर में 60S हो जाएगा। क्लियर? तो ये S क्या था वो भी बता दिया मैंने, और इस दोनों को यूनिट को जोड़ने के लिए जो आयन काम में आता है उसका भी नाम बता दिया। तो ये सारे सवाल आपसे सॉल्व हो सकते हैं कि राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा यूनिट है, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है, जो कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, जो भी सेल है सब में पाया जाता है, सब में देखने को हमें मिल जाएगा ये वाला सेल। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी में देख लेते हैं कि इनके बारे में क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, फिर हम लोग आगे अपना टॉपिक को देखेंगे क्या क्या लिखा है इसके बारे में एनसीईआरटी ने। आइए तो देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है।
देखिए ये एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, नाम क्या दिया है इसने, राइबोसोम। ठीक है, मैं फिर से एक बार बता दूं, राइबोसोम क्या है अपने पास, ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है। पहली बात तो यही याद रखेंगे, सबसे छोटा ऑर्गेनल है यही। दूसरा, विदाउट मेम्ब्रेन होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, इसके पास कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, यानी मेम्ब्रेन नहीं होता। तीसरी बात करूं मैं इसके बाद, तो यूनिवर्सल है बच्चे, कहने का मतलब ये सभी सेलों में देखने को मिल जाएगा, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये सेल, वो सेल, जो भी सेल, फंजाई सेल, कुछ भी सेल लो, आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आइए एक बार डिकोड करते हैं एनसीईआरटी की लाइनों को। लिखा है, राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज डेंस पार्टिकल बाय जियोर्स प्लेट। ठीक है, इसको ना जियोर्स प्लेट 1953 में देखा गया था। ठीक है, किसने देखा था, जियो पैलेट ने। दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, किससे बना होता है बच्चे लोगों, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए और प्रोटीन से। ये लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार लगा दे रहा हूं मैं आपसे कि ये लाइन क्या कहना चाह रहा है। देखिए जो आपका जो राइबोसोम होता है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनेगा, एक तो आपके पास आरएनए और दूसरा प्रोटीन, ये बात का ख्याल रखेंगे। एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, मैंने आप बताया कि ये कोई मेम्ब्रेन से सराउंड होता ही नहीं है, इसमें कोई मेम्ब्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मेम्ब्रेन लेस होता। अब देखो, द यूकैरियोटिक राइबोसोम आर एटीएस, अभी मैंने बता के लाया आपको कि यूकैरियोटिक राइबोसोम कैसा होता है, आपके पास एटीएस का हो जाएगा। और दूसरा, वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम आर 70s, अगर आपके पास यूकैरियोट सेल है तो उसमें एटीएस राइबोसोम मिलेगा, अगर आपके प्रोकैरियोटिक सेल है तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको, प्रोकैरियोटिक है तो 70s मिल जाएगा। क्लियर, 70s मिल जाएगा और 80s मिल जाएगा। चलिए अब देखिए, ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट्स लार्जर एंड स्मॉलर। देखिए, द 2 सब यूनिट ATS हैज आर 60s एंड 40s, मैंने अभी बता के लाया। वाइल द 70s राइबोसोम होगा तो 50s और 30s में हो जाएगा। हियर स्वेडबर्ग यूनिट है, ये भी मैंने बता के लाया अभी। स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का एस्टिमेट करेगा। इट इज द इनडायरेक्टली मेजर ऑफ द डेंसिटी एंड साइज। बोथ द 70s और 80s राइबोसोम आर कंपोज ऑफ 2 सब यूनिट, दोनों ही का 2 सब यूनिट से जुड़ा हुआ है। इधर देख लीजिए, ये कह दे रहा हूं मैं, ये कि आपके पास क्या है, ये आपका लार्जर सब यूनिट है और ये आपका स्मॉलर सब यूनिट है। अब देखिए, ये लार्जर और स्मॉलर आपस में मिल जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो किसके हेल्प से, मैग्नीशियम आयन के हेल्प से जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम आयंस के हेल्प से ये जुड़ जाएगा। और ये बात याद रखेंगे कि दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, मैग्नीशियम आयन जिम्मेदार है, जो कि दोनों सब यूनिट्स को आपस में जोड़ देगा। क्लियर है क्या, तो ये यहां तक मैंने आपको राइबोसोम पढ़ा दिया। तो अब राइबोसोम के बाद, यहां तक राइबोसोम कंप्लीट करने के बाद अपने पास जो आगे बचते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस और छोटे मोटे स्ट्रक्चर, साइटोस्केलेटन, पीलिया, इस तरह का स्ट्रक्चर बच जाता है। तो फिर उस पर हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बस।